Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Students, हमने क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी किया था, है ना, कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, वेयर एज जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल यानी कि ब्रिटल होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती है। इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था और इनके बीच में कुछ एक्सेप्शंस भी थी जो हमने स्टडी की थी। आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिवीजन किया होगा, है ना। जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है और मेरी वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे, ठीक है। जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जर्नी को आज के टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के साथ, ठीक है। आई होप आप सब लोग नोट्स बनाने के लिए पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक मेटल है, कोई भी मेटल हमने लिया और जब हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का मतलब है वी आर बर्निंग द मेटल इन एयर, बर्निंग इन एयर, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो रिएक्ट करके क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, मेटल ऑक्साइड देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉपर को ऑक्सीजन के साथ करवाया तो वो हमें क्या दे देगा, कॉपर ऑक्साइड दे देगा, ठीक है बच्चों, क्यूप्रिक ऑक्साइड दे देगा। अगर इसी तरीके से अगर मैं एल्यूमिनियम का करवाऊं तो वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें दे देगा, ठीक है। बैलेंसिंग आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे इन रिएक्शंस की। मैंने आपको बैलेंसिंग की प्रैक्टिस भी करवा दी है ना, मैं उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है ना, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये क्या होता है, हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 2 पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके, है ना, सॉल्ट और वाटर देते हैं। यानी कि मेटल ऑक्साइड्स हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जैसे कि कोई बेस करता है ना। तो इसीलिए हम मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं एक पॉइंट, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स भी हैं एक एक केमिकल प्रॉपर्टी में, तो मैं चाहती हूँ आप सारे पॉइंट्स को जॉट आउट करें, अच्छे से उन्हें लिखें, ताकि आपको रिवीजन के टाइम में खाली वो पॉइंट्स जस्ट आपको रिवाइज करना हो और आपको कुछ ना करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कि वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि हम किसी भी मेटल ऑक्साइड का पहले एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, किसी भी मेटल ऑक्साइड का किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमें सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसीलिए हम इसे बेसिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉपर ऑक्साइड लूं और किसी एसिड के साथ करवाऊं, मान लीजिए HCl के साथ करवाऊं, तो ये हमें CuCl2 प्लस H2O दे देगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लूं, अगेन एक एक्सेप्शन है और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, अगर मैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लेती हूँ तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट देगा, यानी कि बेसिक ऑक्साइड तो वो है। बेसिक ऑक्साइड होने के साथ साथ वो एक एसिडिक ऑक्साइड भी है, कैसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए एक्सेप्शन
जैसे कि इसके अंदर आएगा, आप अगर एल्यूमिनियम का HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको AlCl3 + H2O मिलता है। यहाँ पे इसका दिखाई दे रहा है कि इसका बेसिक नेचर है, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ना Al2O3, तो यहाँ पे इसका बेसिक नेचर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बेसिक नेचर दिखाई दे रहा है। अगर मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किसी भी बेस यानी कि NaOH के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो मिलता है हमें सोडियम एल्यूमिनेट, हमें मिलता है सोडियम, इस सॉल्ट का नाम लिख लीजिए क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हमें मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ से पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि ये बेस को भी तो न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है बेसिक भी है और एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड भी है। तो ऐसे मेटल्स को, ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या कहते हैं बच्चों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो चलिए जल्दी से लिखते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन को। ठीक है, इसी रिएक्शन में ही, इसी केमिकल प्रॉपर्टी में ही अभी ये हमारा कॉन्टिन्यूएशन चल रहा है। ठीक है, राइट ऑन द हेडिंग एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स which shows basic as well as acidic nature, are called एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपको ये दोनों रिएक्शंस दिखानी पड़ेंगी, यहाँ पे बेसिक और यहाँ पे एसिडिक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया कि ऑक्साइड कैसे बनाया, आसान था, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, अब हमने देखा कि उन्हीं ऑक्साइड्स को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी न्यूट्रलाइज हो रहा है, बेस के साथ करते हैं तो भी हो रहा है, तो उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका अगला पॉइंट आता है कि जब हम इन ऑक्साइड्स को, कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, वैसे तो सारे ऑक्साइड्स इनसॉल्यूबल होते हैं आपके वाटर में, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स हैं जो कि सॉल्यूबल होते हैं, वहां पे भी एक आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट स्टार्ट हो गया इस केमिकल प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि आपका पॉइंट बनेगा मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स। यहाँ पे हम मेटल ऑक्साइड्स की ही प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। वैसे तो ज्यादातर इनसॉल्यूबल होते हैं पानी में, ठीक है, बट सम ऑफ देम डिसॉल्व इन वाटर। कुछ पानी में घुल जाते हैं, डिसॉल्व इन वाटर या रिएक्ट्स विद वाटर, है ना, एंड फॉर्म, और वो क्या बनाते हैं? बेस बनाते हैं, एंड फॉर्म एल्कलीज। एल्कलीज मतलब बेस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने सोडियम ऑक्साइड लिया। सोडियम ऑक्साइड को जब मैं पानी के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा NaOH। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर मैंने पोटेशियम ऑक्साइड लिया, पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो आ गया हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो ये रिएक्शन होती है ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा वाइग्रस होती है, वॉयलेंट होती है, बहुत अमाउंट की हीट निकलती है। इसीलिए हम सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं? केरोसिन में डिप करके रखते हैं। क्यों करते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई why sodium and potassium metals are kept stored in kerosene oil? Because it reacts with water violently, है ना, क्योंकि जो उनके ऑक्साइड्स हैं या वो एयर के साथ भी बहुत वॉयलेंट रिएक्शन दिखाता है। एंड इफ दे आर केप्ट इन ओपन दे कैन इजीली कैच द फायर। यानी कि अगर हम उन्हें बाहर रख देते हैं, ओपन में रख देते हैं, तो वो आसानी से आग पकड़ सकते हैं। इसीलिए हम उन्हें पानी में भी नहीं डिप करके रख सकते, पानी के साथ भी वाइग्रस रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो इसीलिए हम उन्हें केरोसिन में डिप करके रखते हैं। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट कि वाई सोडियम, मैं सिंबल्स लिख रही हूं बच्चों, है ना, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल।
केरोसिन ऑयल में हम लोग उसे डिप करके या स्टोर करके क्यों रखते हैं? इसका आंसर आएगा बिकॉज दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन vigorously and catches fire if kept open. क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? है ना? और सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल अभी तक के मुझे लग रहे हैं। उसके बाद आता है कि जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, ये भी सब रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स भी बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अब हमारा आयरन है वो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, वो बर्न नहीं होता, इतना जल्दी गर्म नहीं होता, ठीक है। अगर मैं देखूं तो अभी तक मुझे ये समझ में आ रहा है कि सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आता है वो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इनके साथ जो रिएक्शन है, मैग्नीशियम, इनके साथ जो रिएक्शन है वो क्या है? लेस वाइग्रस है, ठीक है, लेस वायलेंट भी कह सकते हैं, लेस वायलेंट है। उसके बाद अगर मैं आयरन की बात करूं तो ये सिर्फ गर्म हो जाता है लोहा, लेकिन ये ऑक्साइड नहीं बनाता ऑक्सीजन में बर्न करने के बाद। लेकिन अगर मैं आयरन फिलिंग्स की बात करूं, ये होता है डज नॉट बर्न, ठीक है। आयरन फिलिंग्स जो है वो बर्न कर जाती हैं, ठीक है, आयरन फिलिंग्स बर्न, ठीक है। आयरन फिलिंग्स क्योंकि पतली पतली होती हैं तो वो जल जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी कॉपर की, तो कॉपर तो बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, है ना, गर्म हो जाता है लेकिन बर्न नहीं होता, डज नॉट बर्न। इसीलिए हम इनके ऊपर क्या करते हैं बच्चों, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक और लेड की मैंने बात करी, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जैसे इसको तो हमने स्टोर कर दिया, स्टोर इन केरोसिन ऑयल, इनके बारे में तो ये हो गया। इनके बारे में हम ये लिख सकते हैं कि दे आर कवर्ड विद protective layer of oxides to protect them from further oxidation। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे एल्यूमिनियम का मेटल है, ठीक है, अगर हम उसको ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, डल पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक मेटल ऑक्साइड की यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर लगा देंगे ताकि वो क्या हो, फर्दर ऑक्सीडेशन उसकी ना हो, ठीक है। इनके साथ ये होता है क्योंकि ये भी तो रिएक्टिव है, ठीक है। और कॉपर के साथ क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड का लेयर लगा देते हैं, है ना, कॉपर ऑक्साइड लेयर, ठीक है, ये हम लगा देते हैं, है ना। और ये कौन से कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। ये कौन से कलर की होती है बच्चों, ब्लैक कलर की होती है। क्या ये चीज समझ में आ गई? इससे भी कम रिएक्टिव है आपके सिल्वर और गोल्ड, जो कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इसलिए इनके ऊपर कोई भी लेयर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये करोड नहीं होते ऑक्सीजन में, ठीक है बच्चों। आई होप इतना समझ में आ गया। हमने जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी यानी कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ा, कितने पॉइंट्स पढ़े हमने? सबसे पहले हमने मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के मेटल ऑक्साइड बनाया, जिसमें हमें पता चला कि कुछ बेसिक ऑक्साइड्स, सारे मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, यानी एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। थर्ड हमें पता चला कुछ मेटल्स होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं यानी कि बेसिक और एसिडिक दोनों बनाते हैं। चौथा हमें पता चला कि कुछ सारे मेटल ऑक्साइड्स जो है पानी में सोल्यूबल नहीं होते, इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो है वो क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं, है ना, जिसकी वजह से हम उन्हें केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं क्योंकि वो जो है ओपन में रखेंगे तो फायर कैच कर लेंगे। उसके बाद हमने इन सब के बारे में पढ़ा कि हम उनके प्रोटेक्टिव लेयर लगाते हैं फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। आयरन फिलिंग्स बर्न करती हैं, आयरन नहीं रिएक्ट करता ऑक्सीजन के साथ, कॉपर भी नहीं करता, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ब्लैक कवरिंग हम लोग लगा देते हैं। और सिल्वर और गोल्ड के ऊपर तो बिल्कुल भी कोई असर नहीं होता। इतनी चीज समझ में आ गई, है ना। अब हम अगली अपनी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सेकंड। स्टूडेंट्स हमारे पास 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हमारे कोर्स में, हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, ठीक है। अगली अब आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। चलिए जल्दी से लिखते हैं, रिएक्शन विद वाटर, सेकंड नंबर। अब वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होगा,
पहले एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन विद वाटर, कि कोई भी मेटल है अगर वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व करेगा। ठीक है, अगर ये रिएक्शन हम नहीं रोकते तो जो ये मेटल ऑक्साइड है ये फिर पानी के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड दे देगा। हमें क्या दे देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड दे देगा। क्या ये जनरल रिएक्शन क्लियर हो गई है ना? बस ये पता होना चाहिए, आगे का काम सब हो जाएगा। हमने देखा कि कुछ मेटल्स जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम, सबकी रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती। तो कुछ मेटल्स जो हैं वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ गर्म के साथ, और कुछ तो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। बस हमें इतना ही पता होना चाहिए। एक एक दो मेटल्स हैं, हर एक के साथ चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे पहले मैं सोडियम और पोटेशियम की बात करूं, जैसा कि हम देख के आ रहे हैं अभी पहली केमिकल प्रॉपर्टी में कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अगर मैं इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाती हूं तो ये क्या देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सीधा हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड तक तो पहुंचते ही नहीं, सीधा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और अगर पोटेशियम के साथ करवाया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, और ये बहुत ज़्यादा जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की क्या देता है, हीट देता है ना, वॉयलेंट रिएक्शन होता है एकदम से, इतना ज़्यादा हीट होता है कि वो हाइड्रोजन जो है वो क्या कर लेता है, इट कैचेस फायर, हाइड्रोजन जो है वो आग पकड़ लेता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसे केरोसिन में भी डिप करके रखते हैं। ये हो गया, तो ये अभी तक मोस्ट रिएक्टिव हुए। अब आते हैं बात कैल्शियम की। कैल्शियम के साथ भी वाइग्रस होता है रिएक्शन। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा सीधा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, हीट भी निकलेगी, सब चीज होगी, बट हीट जो है वो क्या होती है, इट इज नॉट सो वाइग्रस, इतनी ज्यादा वाइग्रस नहीं होती कि दैट हाइड्रोजन कैचेस फायर। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो आग नहीं पकड़ता, हीट निकलती है, नॉर्मल अमाउंट की निकलती है, हाइड्रोजन आग पकड़ ले इतनी नहीं निकलती। ठीक है बच्चों, तो अगले नंबर पे आया हमारा कैल्शियम। उसके बाद अब हम आते हैं, ठीक है, ये अभी ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठंडे पानी के साथ। अब आता है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है अगर हम कोल्ड वाटर आ जाए एग्जाम में तो लिख देना नो रिएक्शन, कोई भी बच्चा इसमें प्रोडक्ट बनाकर नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर्स दे सकते हैं। आपको क्या करना होगा, अगर यहाँ पे हॉट वाटर देते हैं, ठीक है, या सिंपल वाटर लिखा है तो भी बनाइए ना, लेकिन कोल्ड वाटर में मत बना कर आना। ठीक है, हॉट वाटर के साथ ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा सीधा। अभी तक हम सीधा हाइड्रोक्साइड ही बना रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी जो है इवॉल्व होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जो यहाँ पे एक बार मैं दोबारा से कैल्शियम वाली रिएक्शन पे आती हूँ। यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन गैस निकली है ये आग तो नहीं पकड़ रही, लेकिन इसके बबल्स आ जाते हैं, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, लिखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि why does calcium floats when reacts with water, यानी कि वो फ्लोट करना शुरू कर देती है। क्यों करती है वो फ्लोट, क्योंकि because with water it forms bubbles of, किसके बबल्स आते हैं, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के बबल्स आते हैं, which sticks to the calcium। ठीक है, which sticks to the surface of calcium, सरफेस भी लिख सकते हैं, सरफेस ऑफ कैल्शियम, एंड हेंस इट्स फ्लोट्स। ठीक है, इसीलिए वो फ्लोट करता है। वही सेम चीज यहाँ मैग्नीशियम में भी है, मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है लेकिन हॉट वाटर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन के बबल्स आते हैं जो कि उसके साथ उसके सरफेस पे चिपक जाते हैं।
ये बात क्लियर हो गई ना अच्छे से। अब हम आगे आते हैं, चलो ये तो हो गया ठंडा पानी गर्म पानी। अब हम आते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है बच्चों, तो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये जो है ये आपके, अगर मैं कहूँ वाटर हॉट या फिर कोल्ड, ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये जो है रिएक्ट करेंगे आपके स्टीम के साथ। ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों? स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, हम टेस्ट ट्यूब में एक रुई का गोला बनाकर उसको पानी में डिप कराकर रख देते हैं, नीचे बर्नर जलाते हैं तो उससे स्टीम प्रोड्यूस हो जाती है टेस्ट ट्यूब में। आगे थोड़ा सा मेटल रख देते हैं तो मेटल रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। समझ आ गई बात? स्टीम के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं? अब हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा। अभी तक 4 चीजों में हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम में ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी ही। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आयरन के साथ करूं, यहाँ पे स्टीम जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा Fe2O3। समझ में आ गई बात? ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, बाकी अगर और बात करें हम लेड की या फिर सिल्वर की या गोल्ड की या फिर कॉपर की, क्या ये वाटर के साथ करते हैं रिएक्ट? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ये जो है बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ। ये चीज समझ में आ गई, रिएक्टिविटी ऑफ वाटर। हम थोड़े थोड़े मेटल्स करके सभी चीजों में देख रहे हैं कि सबकी रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं है, लेकिन अभी हम कोई लिस्ट नहीं बना पा रहे कि कौन ऊपर आना चाहिए, कौन नीचे आना चाहिए, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है ना। अभी थोड़ा सा हमारा जो है मझधार में है मामला, है ना। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी अगली केमिकल प्रॉपर्टी पे, हो सकता है उससे हमें कुछ पता चल जाए। आगे आते हैं हम रिएक्शन विद एसिड्स पे। ठीक है, अब आप लोग लिखिए रिएक्शन विद एसिड्स, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एसिड्स। अब एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? मान लो हमारे पास एल्यूमिनियम है। ठीक है, हम जो है सोडियम पोटेशियम नहीं लेते, बहुत वायलेंट रिएक्शन है, हम नहीं करके देखते। हमने एल्यूमिनियम के साथ करवाया तो बन गया जी AlCl3+H2। अगर हम मैग्नीशियम के साथ करवा रहे हैं तो बन गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। इस तरीके से हमारा कोई ना कोई सॉल्ट बन जाता है एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पे। ठीक है बच्चों, डाइल्यूट एसिड के साथ ही हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि अगर हम मेटल को किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड लेती हूँ तो हमारे पास क्या एक्सेप्शन है? हाइड्रोजन की जगह वाटर बनता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है बेटा वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में और खुद अपने आप को रिड्यूस कर लेगा किसी भी नाइट्रिक ऑक्साइड में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन इस वाली केमिकल प्रॉपर्टी में, कि क्वेश्चन बनता है वाई नाइट्रिक acid on reacting with metal gives water। ठीक है, यानी कि अगर कोई मेटल है, अगर मैं जनरलाइज तरीके से लिखूं HNO3 ये डाइल्यूट है तो उसके साथ हमारे पास सॉल्ट तो आएगा प्लस वाटर आएगा। ये मेन है कि वाटर क्यों बन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा because HNO3 is a strong oxidizing agent। मार्क कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर एक स्टार और एक हार्ट बना सकते हो। ठीक है, because नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it oxidizes hydrogen to water and get itself reduced to any nitric oxide, any nitrogen oxide। कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड बन सकता है, जैसे कि N2O, NO, NO2 कोई भी बना सकता है। ये इसमें भी एक एक्सेप्शन है,
ठीक है, ये आपको इस आंसर में नहीं लिखना, आंसर यहीं खत्म हो जाता है। एक्सेप्शन क्या है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज जब HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देते हैं। ये एक एक्सेप्शन आपको लर्न करनी है। ठीक है बच्चों, तो दिस कंप्लीट्स योर थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं अपने लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे, रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ एनी अदर मेटल। ठीक है, तो लिखिए। आई होप इतना अब आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपने नोट्स भी बनाए होंगे, है ना। रिएक्शन विद सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स। ठीक है, इसमें क्या मतलब हुआ इस लाइन का, मतलब कि कोई भी, मान लो मैंने कॉपर लिया मेटल और मैंने सॉल्यूशन लिया किसी और मेटल सॉल्ट का, मान लो मैंने ले लिया आयरन सल्फेट। अब आप मुझे बताओ कि क्या कोई रिएक्शन होगा, और यही मैं आयरन ले रही हूँ और मैं ले रही हूँ कॉपर सल्फेट, है ना। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल का मतलब ये हुआ किसी दूसरे मेटल का कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं हम, कौन सी रिएक्शन होगी। रिएक्शन मैंने आपको ये करवाई थी चैप्टर 1 में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, कि मैंने बताया था कॉपर जो है वो आयरन को नहीं हिला सकता क्योंकि वो उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेस रिएक्टिव है, सो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बल्कि इसके अंदर क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, तो ये लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से और FeSO4 प्लस Cu बना लेगा। इसका ब्लू कलर चेंज हो जाएगा इसके ग्रीन कलर में, यही बताया था। ठीक है, मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, प्लीज़ देखिए। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ तक आते आते हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम सिर्फ सॉल्ट सॉल्यूशन ले लें तो हमारा मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता जाएगा, अदरवाइज रिएक्शन होगी ही नहीं। तो क्या मेरे पास कुछ रिएक्टिविटी सीरीज आ जाएगी, कौन ज़्यादा ताकतवर है कौन कम, आ जाएगी ना, है ना। तो ऐसी सीरीज को जिसमें लिस्ट ऑफ मेटल्स होते हैं और हमें पता रहता है कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव है कौन किससे कम, उसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। लास्ट डेफिनेशन लिखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, राइट डाउन द हेडिंग, रिएक्टिविटी series of metals. It is a series of metals. It is a series of metals in the order of their decreasing reactivity. Decreasing reactivities. ठीक है, कैसे कैसे, सबसे ऊपर आता है आपका सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है कैल्शियम, अभी तक आप समझ चुके होंगे ना केमिकल प्रॉपर्टीज करते करते। फिर आता है मैग्नीशियम, देन जिंक, देन आयरन, देन लेड, बीच में एक हाइड्रोजन भी आ जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, देन इज गोल्ड। आई होप सबके सिंबल्स अब आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से जाता है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इस सीरीज को हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि ये होता है आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और ये होता है आपका लीस्ट रिएक्टिव। गोल्ड आपका होता है लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी और आपको आसान लगनी शुरू हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में जिसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक का आप अच्छे से रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।